क्या असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा चुनावी चक्रव्यूह रच दिया है जिसने सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है? क्या शिवपाल यादव और इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने 2027 का सबसे बड़ा दांव चल दिया है? क्या 2027 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ आएंगे या फिर विपक्ष की राह अलग अलग होगी? अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान से देखा जाए तो इस समय सबसे दिलचस्प रणनीति असदुद्दीन ओवैसी की दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों तक जिनकी राजनीति मुख्य रूप से हैदराबाद और कुछ राज्यों तक सीमित मानी जाती थी, वहीं ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के सबसे संवेदनशील चुनावी क्षेत्र पश्चिमी यूपी पर लगातार फोकस कर रहे हैं। बिजनौर से शुरुआत, फिर सहारनपुर और उसके बाद मुरादाबाद की रैलियां यह संकेत दे रही हैं कि एआईएमआईएम सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि एक स्थानीय संगठन खड़ा करने की तैयारी में है। ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर उनकी पार्टी मुस्लिम बाहुल्य और मिश्रित आबादी वाली कुछ दर्जन सीटों पर भी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा देती है तो कई विधानसभा सीटों का मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि उनकी हर रैली पर सिर्फ उनके समर्थकों की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की भी बराबर नजर बनी हुई है। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सम्मानजनक और बराबरी की शर्तों पर गठबंधन की बात होती है तो एआईएमआईएम उसके लिए तैयार है। यानी राजनीति का दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि वे एआईएमआईएम को अपने साथ शामिल करने जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन की संभावनाएं फिलहाल चर्चा का विषय जरूर हैं, लेकिन उसे तय मान लेना जल्दबाजी होगी। अब नजर डालते हैं अखिलेश यादव की रणनीति पर। लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को सबसे मजबूत विपक्षी दल मानकर चल रही है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के सामाजिक समीकरण, संगठन विस्तार और कांग्रेस के साथ तालमेल के सहारे 2027 की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जब उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है और विधानसभा चुनाव में अधिक जिम्मेदारी की बात कर रही है, ऐसे में विपक्ष के भीतर भी सीटों का नेतृत्व को लेकर राजनीतिक गणित आसान नहीं दिख रहा। यहीं पर ओवैसी की राजनीति सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उन्हें साथ नहीं लेते हैं और एआईएमआईएम पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतरती है तो कई सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय हो सकता है। वहीं अगर भविष्य में किसी स्तर पर विपक्षी दलों के बीच कोई नया समझौता बनता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। फिलहाल दोनों संभावनाएं राजनीतिक चर्चा का हिस्सा हैं और अंतिम तस्वीर उम्मीदवारों, सीट बंटवारे और चुनावी माहौल पर निर्भर करेगी। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेले भीड़ जुटाने तक सीमित रहेंगे या फिर भीड़ को वोट में बदलकर अपनी पार्टी को एक नई राजनीतिक ताकत बना पाएंगे? क्या अखिलेश यादव अपनी मौजूदगी, बढ़त और संगठन को बरकरार रख पाएंगे? क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या विपक्ष बिखर कर चुनाव लड़ेगा या फिर किसी नए राजनीतिक समीकरण के साथ मैदान में उतरेगा? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई बनेगा या फिर राज्य की राजनीति में एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत करेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अखिलेश यादव किसी भी तरह की राजनीतिक ढिलाई के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्टी का पूरा फोकस पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने पर है। अखिलेश यादव लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार संगठन और जमीनी कार्यकर्ता है। इसी वजह से टिकट बंटवारे को लेकर भी उन्होंने साफ संकेत दिया है कि प्राथमिकता ऐसे उम्मीदवारों को मिलेगी जिनकी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ हो, जो जनता के बीच लगातार सक्रिय हों और जिनके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों के चयन
से जो राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी को मिला, उसी अनुभव को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की कोशिश की जाएगी, ताकि टिकट वितरण को लेकर किसी तरह की बड़ी चूक ना हो। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को कई जिलों में संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने और चुनावी तैयारियों की निगरानी की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ युवा नेताओं और नए चेहरों को भी आगे लाने की रणनीति पर काम चल रहा है। इसी क्रम में इकरा हसन का नाम भी लगातार चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं, युवाओं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है। हालांकि उनकी जिम्मेदारी को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। इस बीच कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का तालमेल भी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अगर दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में कई बड़े चुनावी कार्यक्रमों और रैलियों में नजर आ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव भी चुनाव प्रचार की कमान संभाल सकती हैं। माना जाता है कि डिंपल यादव की सभाओं में महिलाओं और युवा मतदाताओं की अच्छी भागीदारी रहती है, इसलिए पार्टी उन्हें भी बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान में उतार सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पीडीए का सामाजिक समीकरण कांग्रेस के साथ संभावित तालमेल, मजबूत संगठन और सोच समझकर किया गया टिकट वितरण समाजवादी पार्टी को 2027 में सत्ता तक पहुंचने में मदद करेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक ताकत और सरकार के कामकाज के दम पर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखने में सफल होगी। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों का चयन, गठबंधन की तस्वीर और चुनावी अभियान की रफ्तार ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वहां 280 विधानसभा सीटें हैं और उनकी पार्टी ने सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ओवैसी ने कहा कि चुनाव के बाद जब ममता बनर्जी हार गई तो 10 दिन के अंदर तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तंज भरे लहजे में ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कौन कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने के पीछे तृणमूल कांग्रेस की राजनीति, भ्रष्टाचार और जनता की नाराजगी भी एक बड़ा कारण रही। उत्तर प्रदेश को लेकर ओवैसी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर गठबंधन होना चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया, लेकिन साफ कहा कि गठबंधन सम्मानजनक शर्तों पर ही होना चाहिए। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस इस राजनीतिक संदेश पर क्या फैसला लेते हैं और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष किस रणनीति के साथ मैदान में उतरता है।